Hello everyone, welcome back to Line Science Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपनी करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक इन द सेकेंडरी मार्केट। Second statement is primary market deals with the new securities being issued for the first time is also known as new issue market. Third statement is in secondary market existing securities are bought and sold also known as the stock market or stock exchange. And the last one is none of the above. So you have to choose the incorrect answer and comment your answer in the comment section. So let's see what is the answer. So answer here is A, which means आपका पहला statement गलत है. Let's see. Initial public offering is the selling of securities to the public. यहाँ तक बिल्कुल ठीक था. In the secondary market, this is wrong because it is being offered in प्राइमरी मार्केट. सो प्राइमरी मार्केट बेसिकली वो मार्केट होते हैं जहाँ पे आपकी नई सिक्योरिटीज़ को लाया जाता है, वहाँ पे उनका सेल किया जाता है. फिर आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है वहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको ला के दोबारा से आपका परचेज और सेल किया जाता है. ठीक. सो प्राइमरी मार्केट को आपका न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है. सेकेंडरी मार्केट को आपका स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है. सो यहीं पे बेसिकली अब ये आईपीओज रिलीज़ क्यों करे जाते हैं ये समझिए. आपने सुना होगा कई बार कि इस कंपनी ने अपने आईपीओज रिलीज़ करे हैं. जब भी कोई कंपनी अपने फंड्स को रेज़ करना चाहती है, मतलब उसको कैपिटल चाहिए हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो स्टॉक है उसका कुछ पार्ट जो होगा वो बेचेगा. किसकी फॉर्म, अब जब वो उसको सेल करने जाएंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में तो सेल करेंगे. तो वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में सेल करने जाते हैं. अब ये सिक्योरिटीज़ जब वो इशू करेंगे, ठीक, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएंगे क्योंकि वो भी अनलिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, और वो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट में उसका सेल करेंगे. ठीक. और फिर अनलिस्टेड कंपनीज आप समझ लीजिए कि वो कंपनीज होती हैं जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई हैं. और बेसिकली ये जो मीडियम होता है आईपीओ वाला, ये वही कंपनीज जो नए नए फर्म्स होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए. ठीक. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंस को कैसे अरेंज करना होता है. तो ये चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि दो तरीके होते हैं आपके फाइनेंस को अरेंज करने के लिए. पहला तो या तो वो मनी को बोरो करें, दूसरा पार्टनरशिप ऑफर करें. सो मनी को बोरो करेंगे तो वहाँ पे डेट के फॉर्म में वो होगा. फिर यहाँ पे बॉन्ड्स होंगे, फिर बॉन्ड्स में आपके जंक बॉन्ड, गिल्ट एज, बियरर बॉन्ड, या फिर बैंक से लोन लेंगे. दो तरीके हो गए. या तो पहला डेट में आपका, फिर से समझिए, मनी को बोरो करेगा, ठीक है. अगर किसी भी, मान लीजिए कंपनी ए है, ठीक, इसको क्या करना है, अपना जो है स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, उसे फाइनेंस की ज़रूरत है. ठीक. तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो या तो मनी बोरो करेगा या तो वो अपनी पार्टनरशिप देगा. ठीक है. या तो किसी कंपनी को, किसी जो इन्वेस्टर है उसको पार्टनरशिप देगा. मनी बोरो करेगा तो उसको डेट में बोला जाएगा. और डेट भी वो दो तरीके से होगा, या तो वो बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है, या तो वो बैंक से लोन लेगा. ठीक. अब वो बॉन्ड में भी आपके तीन चीज़ें हो गई, जंक बॉन्ड हो गई, गिल्ट एज हो गई, बियरर बॉन्ड्स हो गए. इतना डीप हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि दो तरीके ये हो गए. फिर दूसरा तरीका कि वो पार्टनरशिप देगा, तो वहाँ पे आपका उसे इक्विटी कहा जाएगा. ठीक. इक्विटी शेयर्स होंगे. तो यहाँ पे भी आपके फिर हो जाएगा, जो पहला तरीका होगा उसे आईपीओ कहेंगे, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी. ठीक. दूसरा आपका वेंचर कैपिटलिस्ट होगा, तीसरा एंजल फंड्स होंगे. सो यह आपका जो आईपीओ वाला सेक्शन है ये आपका इसमें आता है, जहाँ पे आपका पार्टनरशिप वो ऑफर करते हैं. ठीक. अभी से इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा. इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन सीरीज चलेगा उसमें कवर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट. Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council has launched 9 missions of national importance, including those on artificial intelligence, quantum computing, electric vehicles, and deep ocean exploration. Each mission is being held by a lead ministry and will engage international and national institutional partners, young scientists, and industries. And your options are A only, B only, both, या none. So let's see what is the answer. सो आंसर हियर इज़ बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. आपका ये एक एडिटोरियल आया था द हिंदू में,
ओके। सो यहाँ पे इन्होंने जो बात करी थी, ये इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से सेव करने की बात करी गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशंस के बारे में बात करी थी। तो यहीं पे इन्होंने एक इस जो मिशन है इसकी भी बात करी थी, जो गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च्ड है ये। सो फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरीके से, और काफ़ी कंटेंट था इस आर्टिकल में आपका प्री से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड। सो इसी मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपके जो हम बात कर रहे हैं कि 9 मिशन इसके अंदर जो हैं वो ये हैं। आपका नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, क्वांटम फ्रंटियर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपका बायो साइंसेस सॉरी, बायो साइंस फॉर ह्यूमन हेल्थ हो गया, वेस्ट टू हेल्थ हो गया, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन हो गया, ठीक, अग्नि हो गया, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसा आपको 9 के 9 याद ही रखने हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ताकि हम जब आंसर लिखें या फिर हम प्री का कोई प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें एलिमिनेट करने में हेल्प हो। ठीक। सो यहाँ पे इस वाले उसमें आपका इतना ही, बाकी आप इसको कभी डीपली पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा। सो इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन हो जाता है एक्स्ट्रा। आपको यहाँ पे हमने जब इन्वायरमेंट के हम कन्वेंशंस इंटरनेशनल कन्वेंशंस कवर कर रहे थे, तो हमने एक ये कन्वेंशन भी कवर करा था, इन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। सो आपको बेसिकली इसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। सो इसके बारे में आपको बताना है, जो CBD हमने कवर किया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक। सो यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर मीन्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है बाय नेचुरलाइजेशन। एंड द ऑप्शंस आर A and B ओनली, C ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार जो है आपका, वो न्यूज़ का पार्ट था, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टार्टिंग पोर्शन की। सो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सब आपके हैं तो तरीके जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन में आपके ये तरीके नहीं है। ये सब आपके जो हैं, आपके सिटीजनशिप एक्ट में, 1955 के एक्ट में ये बातें बताई गई हैं कि आपका बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो इससे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक। वैसे ये आपका पॉलिटी की सीरीज़ में डिस्कस हो रखा है। सो अगर आपको इसमें और दोबारा से अगर आप इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो इसका जो आपका लिंक होगा लेक्चर का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद नाइजीरिया? पहला है नाइजर, दूसरा है चाड, तीसरा है सूडान एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। नाइजीरिया आपका न्यूज़ में था। तो फिर ज्योग्राफी, वैसे भी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ की, ऐसा सारी कंट्रीज़ की ज्योग्राफी तो नहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट वही है कि जो न्यूज़ का पार्ट है आपको एक बार तो मैप में देखना ही पड़ता है। इसका आंसर आपका C, विच मीन सूडान आपका बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें, सो आपको यहाँ पे ये नाइजीरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये नाइजीरिया दिख रहा होगा, नाइजर शेयर कर रहा है। ओके। चार्ट भी आपका यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर रहा है। सूडान बहुत दूर है, सूडान शेयर नहीं कर रहा है बॉर्डर। ठीक। सो ये इस तरीके का इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म G7? सो पहला है ब्राज़ील, दूसरा है इटली, तीसरा है जापान एंड द लास्ट वन इज फ्रांस। कौन G7 फॉर्म नहीं कर, जो ग्रुप है उसमें नहीं है? आपका आंसर है A, ब्राज़ील। क्योंकि देख लीजिए आप, आपके मेंबर्स कौन कौन है। इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, USA है, UK है, कनाडा है। ओके। सो आपका जो ब्राज़ील है वो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पहला है अ फेडरल सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम इन दैट सोवरेनिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनली स्प्लिट बिटवीन टू territorial levels so that each level can act independently of each other in some areas. दूसरा है इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ हैंड होल्डिंग फेडरेशन वेयर एज USA इज ऑफ कमिंग टुगेदर. थर्ड वन इज एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉडर्न इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 which separated powers between center and provincial legislature. And the last one is none of the above. इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका आंसर होगा आपका D, विच मीन्स आपके सारे स्टेटमेंट सही हैं। सो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये आपका न्यूज़ का पार्ट क्यों था, क्योंकि आप देख ही होंगे किस तरीके से आपका जब GST भी आपका, जैसे GST काउंसिल से रिलेटेड भी आपकी जो बातें चल रही हैं, ठीक, जो आपका चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी को रिलेटेड आपका बंगाल और वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में टसल चल रहा था। सो फिर आपके लिए फेडरल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आपका पहला जो ऑप्शन था कि federal system is different from unitary system in that sovereignty is constitutionally split between two territorial levels so that each level can act independently of each other. बिल्कुल ठीक, फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो फेडरल सिस्टम में यही तो होता है, आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, ठीक, ताकि हर कोई अच्छे से एक्ट कर सके. दूसरा, इंडिया आपका हैंड होल्डिंग फेडरेशन है, बिल्कुल ठीक है, जबकि यूएसए आपका कमिंग टुगेदर है, अग्रीमेंट के थ्रू वो सब बने थे, ठीक. तीसरा, एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉडर्न इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सेपरेटेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एलिमेंट जो मॉडर्न इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है. सो जो मॉडर्न इंडिया में आपको फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिखता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में दिखता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको दिखा था डायरकी का जो सिस्टम था वो जो इंट्रोड्यूस किया गया था, सो वहाँ पे जो आपका डिवीजन ऑफ पावर था वो देखने को मिला था. तो आपको फेडरलिज्म का जो एक एलिमेंट है हमको वहाँ पे देखने को मिलता है. सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मॉडर्न इंडिया में आपको ये 1919 में देखने को मिलता है मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, ठीक. फेडरलिज्म ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुका है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सूर्य किरण इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, पहला है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है यूएसए एंड द लास्ट वन इज जापान. सो इसका आंसर होगा आपका ए, इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट. एमजी नरेगा जॉब कार्ड is a document that renders a worker entitled for work under MG Narega scheme. Second statement is Gram Sabha is one of the key stakeholders in the MG Narega scheme. And your options are A only, B only, both या none. So देखते हैं आपका जो जिस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट होता है आपका MG नरेगा स्कीम में, सो उसको रिलेटेड आपका कुछ न्यूज़ का पार्ट था, तो फिर हमारे स्कीम पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसका आंसर है बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सो जो MG नरेगा जॉब कार्ड है वो ही एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो इस स्कीम के अंदर वर्कर्स को इसमें दिया जाता है. दूसरा, ग्राम सभा भी इसमें एक की स्टेक होल्डर है, ठीक है. सो अब यहाँ पे देखते हैं MG नरेगा को एक शॉर्ट में यहाँ पे दिखा रखा है. सो पहला जो है MG नरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक. दूसरा, कब ये स्कीम आई थी, तो आपके 2 फरवरी 2006 में आई थी, ठीक. और ऑफिशियली लाया गया था, और ये एक्ट जो था आपका 2005 का एक्ट था. तीसरा, वट वॉज MG नरेगा अर्लियर कॉल्ड, तो पहले इसको क्या बोलते थे, इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता था. दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने ये सुना होगा MG नरेगा और MG नरेगा, ठीक है, लास्ट में एस है, लास्ट में ए है. सो बेसिकली ए वाला आपका एक्ट है, एस वाला इसका स्कीम है आपकी, ठीक. कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ये कवर किया गया है, तो अभी 2021 के अकॉर्डिंग ये आपका 708 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है, ठीक. फिर इसमें हम देखते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं. सो आपके वेज सीकर ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो प्राइमरी फोकस तो वही है. दूसरा, ग्राम सभा, क्योंकि आपका रूरल उसमें आपका दिया जाता है. तीसरा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्लॉक लेवल पे जो आपके प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, नेशनल रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो गया, सिविल सोसाइटीज़ हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ये सब आपके की स्टेक होल्डर्स हैं. सो इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वीनस एक्सप्रेस वाज अ डैश मिशन फोकस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस. सो किसका मिशन था ये, नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान, नन ऑफ द अबव. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, नासा ने अपना नया मिशन लॉन्च किए थे 4, जिसमें से 2 वीनस को डेडिकेटेड थे, द विंची एंड वेरिटास. सो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसका आंसर है आपका बी, विच मीन्स आपका ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि किसी स्पेस एजेंसी ने ट्राई नहीं करा था वीनस पे अपना मिशन भेजने का. सो आपके लिए थोड़े बहुत याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस तरीके के पुराने मिशंस भी थे. सो वीनस में था ये, और वीनस एक्सप्रेस इसका नाम था, और यूरोपियन मिशन था, और एटमॉस्फेरिक साइंस पे फोकस था इसका. Last question, the Ministry of Dash launched Senior Care Aging Growth Engine Initiative and its portal to support India's elderly people. So कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन, नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर होगा आपका
बी विच मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू से लॉन्च किया गया था। और ये सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन एल्डरली पीपल जो हैं, एल्डरली पर्सन जो हैं, उनके लिए ये डेडिकेटेड है। सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच।